नाज़रीन, आलमी जंग की तरफ एक और कदम हम बढ़े हैं और ख़तरनाक तरीन और भयानक तरीन खबर यह सामने आ रही है कि फ्रांस ने भी लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को देने का फैसला कर लिया है। और फ्रांस के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं वो अमेरिका और बरतानिया से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उनकी रेंज अमेरिका और बरतानिया के दिए गए लॉन्ग रेंज मिसाइलों से भी ज़्यादा है और वो ज़्यादा तबाही रूस के अंदर मचा सकते हैं। तो अब नाज़रीन वो बात बिल्कुल सच साबित होती हुई नजर आ रही है कि वेस्टर्न फोर्सेस ने यह फैसला कर लिया है कि वो रूस के ऊपर हमलावर होंगी और इसके लिए वो तेजी से ऐसी डेवलपमेंट्स करनी है, ऐसे इकदाम उठा रहे हैं कि रूस को जो है वो प्रोवोक किया जा सके। अब देखिए कि अभी ये 4-5 दिन पहले की बात है कि बाइडन ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों का अप्रूवल दिया, वो इस्तेमाल भी हो गया, फिर बरतानिया ने भी दे दी और इस वक्त रशिया न्यूक्लियर जंगी मशकों की तरफ आ चुका है। न्यूक्लियर जंगी मशकें इस वक्त वहां पर हो रही हैं। ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया जा चुका है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नॉन न्यूक्लियर वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो कितना कुछ बदल गया है सिर्फ 4-5 दिनों के अंदर। तो नेटो बहुत तेजी के साथ इकदाम उठा रहा है और ये बात बिल्कुल सच साबित हो रही है कि नेटो फैसला कर चुका है रूस के ऊपर हमला करने का। इसलिए हर एक कदम हमें बहुत तेजी के साथ, अब इसमें देर सवेर नहीं होगी, जो भी इसका नतीजा निकलना है वो विद इन डेज 5-7-10 दिनों में आपके सामने होगा। इसलिए इस वक्त दुनिया सबसे ज्यादा नाजुक तरीन मोड के ऊपर है। दूसरी तरफ पुतिन ने डायरेक्ट हमला करने की धमकी दे दी है उन मुल्कों को जो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें बरतानिया है, जिसमें अमेरिका है और अब फ्रांस भी उसमें आ चुका है कि बराह रास्त हम हमला करेंगे। ये पुतिन की जानिब से, रशिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। और कर्स्क का जो रीजन है वहां पर एक भयानक तरीन लड़ाई जारी है यूक्रेनी फोर्सेस और रशियन और नॉर्थ कोरियन फोर्सेस के दरमियान, और यूक्रेनियन फोर्सेस को वहां से भगाया जा रहा है। ये कर्स्क का इलाका रशिया का है जिसके ऊपर यूक्रेन काबिज हो गया था। तो वहां पर भरपूर लड़ाई जारी है और यूक्रेन को वहां से निकाला जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े बड़े वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। यूएई के अंदर एक ऐसा वाकया रिपोर्ट हुआ है जो अब्राहम अकॉर्ड केस से लेकर आज तक कभी भी ऐसा वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ जिसके असरात पूरे खित्ते के ऊपर आने वाले हैं। नाज़रीन, इजरायली इनवॉय यूएई के अंदर मारा गया है। बहुत ये बड़ी खबर है और इसके इंपैक्ट पूरे खित्ते पर इस तरह से होंगे कि अब इजरायली उन मुल्कों में जिनके साथ नॉर्मलाइजेशन है वहां पर फ्रीली नहीं मूव कर सकते हैं और उनको वहां से शिफ्ट भी होना पड़ेगा। इजरायली इनवॉय यूएई के अंदर इस वक्त मारा जा चुका है। इस बारे में हम बात करेंगे। भरपूर लड़ाई लेबनान में इस वक्त जारी है। गुलानी ब्रिगेड्स के जो सोल्जर्स हैं वो एक बार फिर निशाना बने हैं। हाइफा में कुछ नई बेसेस को फॉर द फर्स्ट टाइम निशाना बनाया गया है और ग्राउंड और जमीनी जंग में शदीद जानी नुकसान और टोटल फेलियर। एक भी गांव, एक भी टाउन अभी तक इजराइल कैप्चर नहीं कर सका और इजराइल की वहां पर कोशिश है कि जो चोटियां हैं, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं, उनके ऊपर कब्जा किया जाए। और रेजिस्टेंस किस तरह से उन चोटियों पर पहुंचने से इजराइल को रोक रही है, इस बारे में हम तफसीली बात करेंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया, हम इसको इंटरेस्टिंग ही कहेंगे। नाज़रीन, वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली फौजियों के ऊपर हमला हो गया और हमला किसने किया? इजरायली सेटलर्स ने। ये जो अंदरूनी लावा है ये फटने की तरफ जा रहा है और ये सारी चीजें उस बात का सबूत है कि ये अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली फौजियों के ऊपर रेजिस्टेंस ने हमला नहीं किया बल्कि इजरायली सेटलर्स ने हमला कर दिया। तो वहां पर सेटलर्स और फौज आमने सामने आ चुकी है और वेस्ट बैंक में इजरायली फौज एक तरफ रेजिस्टेंस की गोलियों का निशाना बन रही है तो दूसरी तरफ अपने सेटलर्स का। तो ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमारे पास हैं, एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। और ट्रंप की अहम तरीन मुलाकात नेटो चीफ के साथ हुई और बताया यह भी जा रहा है कि ट्रंप ने एक ग्लोबल सीक्रेट समिट किया है अपनी रिहाइशगाह के ऊपर। बहुत सारे दीगर हाई ऑफिशियल्स को भी बुलाया है और नेटो के चीफ के साथ वहां पर मुलाकात की है। तो क्या ट्रंप दुनिया को आलमी जंग से बचा सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं यूएई के हवाले से। वहां पर जो वाकया पेश आया है वो सबसे ज्यादा गैर मामूली है, उसके इंपैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और तिल अवीव जो है ना, वहां पर इस वक्त होश उड़ गए उनके और वहां पर खलबली है कि ये हुआ क्या है। यूएई के अंदर इनका इनवॉय वो मारा गया है। इजरायली मीडिया की जरा रिपोर्ट देखिए। चबाद इनवॉय इन यूएई सस्पेक्टेड बीइंग किडनैप्ड आर किल्ड, या तो मारा गया है या फिर किडनैप हो चुका है। और बाकी जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसमें ज्यादा ये है कि वो मारा जा चुका है, लेकिन वो मिसिंग है या मारा गया है या जख्मी हो गया है। अब नाज़रीन, ये चबाद क्या है और उसका इनवॉय क्या है?
स्टेट का इन्वॉय तो सुना था, लेकिन ये चबाद क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आपको अंदाज़ा होगा कि चीज़ें चलती किस तरह से हैं। चबाद जो है वो इजरायली लॉबी का अहम तरीन हिस्सा है और दुनिया में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या चबाद जैसे काम करने वाली कोई लॉबी नहीं है जिस तरह से ये इजरायली लॉबी काम करती है। ये एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ज़ायनिस्ट की और ये 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट करती है। 100 से ज़्यादा कंट्री, पूरा यूरोप और जनूबी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जिसमें यूएसए, कनाडा, उन सब के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जनूबी एशिया में कुछ ममालिक हैं वहाँ पर, और वो इस्लामी ममालिक जिनके साथ नॉर्मलाइजेशन हुई है वहाँ पर भी ये ऑपरेट करते हैं। 100 से ज़्यादा ममालिक हैं जहाँ पर ये ऑपरेट करते हैं और ये बहुत पावरफुल हैं। और जैसे हर मुल्क की एक एम्बेसी होती है और वहाँ पर एम्बेसडर्स होते हैं, तो इनका भी समझ लेके ये पैरेलल सिस्टम है एम्बेसीज के। यानी मैंने आपको बताया ना कि इन जैसी लॉबी पूरी दुनिया में किसी और मुल्क की नहीं है। तो एम्बेसी के मुकाबले के इन पैरेलल इनके अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसलिए इनको इमेसरीज कहा जाता है। वो एम्बेसी और इनको इमेसरीज कहा जाता है। और ये कल्चर, रिलीजियस एक्टिविटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन सब के ऊपर ये काम करते हैं। और कहा तो ये जाता है, मतलब ये शो तो ये करवाते हैं कि हम तो बेज़रर से, और देखो हम तो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं कल्चर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हम जरा इस तरह के जो है ना अपनी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ यहाँ पर पुट कर रहे हैं। लेकिन असल में ये करते क्या है? असल में ये सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। यानी एक एम्बेसी होती है ना, उसके अंदर एम्बेसडर होता है, वो तो उस तरह से काम नहीं करता, मतलब उसकी ऑफिशियल मुलाकातें और एम्बेसी का जो काम होता है। लेकिन चूंकि ये पूरे मुआशरे के अंदर फैले होते हैं और इनके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एम्बेसी का जो स्टाफ होता है वो तो एम्बेसी तक महदूद होता है ना, और एम्बेसडर का काम मुलाकातें करना होता है। लेकिन ये तो इंस्टीट्यूशंस होते हैं कल्चरल, एजुकेशनल और इसके अलावा रिलीजियस। तो ये पूरी सोसाइटी के अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो फिर ये बताते हैं असल में कि किस सोसाइटी में, किस मुल्क में कहां पर नकद लगाना है, कहां पर कौन सी खराबियां हैं, कैसे इनको सबड्यू करना है, इसकी गवर्नमेंट के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। आपने वो जिनका खास लिबास है, ब्लैक पैंट एंड कोट और ऊपर हैट, आपने देखा होगा ये जो मुख्तलिफ दुनिया के जो सरबराहान ममलकत हैं उनके साथ ये वफद जो मुलाकात कर रहा होता है, आपने मुख्तलिफ तस्वीर देखी होंगी। तो वो बेसिकली ये वाली लॉबी होती है, ये चबाद, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इजराइल की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और 100 से ज़्यादा उसके अंदर ऑपरेट करती है। तो इसकी मतलब अहमियत बहुत ज़्यादा है। जो आप इजरायली लॉबी कहते हैं यही वो है जो हर जगह पर पेनिट्रेट करके उनके एजुकेशनल सिस्टम, उनके रिलीजन्स के अंदर, उनके कल्चर के अंदर हर जगह पर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो इनका इन्वॉय जो है वो यहां पर मारा गया है। यानी जो चीफ यूएई का था, जो यूएई में इसको हेड कर रहा था, वो इस वक्त मारा गया है या फिर किडनैप हो चुका है। तो अब ये बहुत बड़ी बात है और ये पहली बार हुआ है जब से अब्राहम अकॉर्ड हुआ है ट्रंप के दौर में। उसके बाद ये पहला ऐसा कोई वाकया है जो अरब कंट्रीज के अंदर पेश आया हो। तो अब ये जाहिर बात है कि उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो चुकी है और अब वो इस तरह से ऑपरेट यहां पर नहीं कर सकेंगे। और जो मिडिल ईस्ट की रियासतें हैं वहां पर यह बहुत अब कंसर्न चला गया है कि अगर यह हालत हो गई है तो इससे और भी संगीन वाकयात पेश आ सकते हैं। तो यह सिर्फ एक शख्स की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम और पूरे नॉर्मलाइजेशन प्रोजेक्ट को हिट करने वाली बात है। अच्छा, बहरहाल आगे चलते हैं। तो हिजबुल्लाह के हवाले से जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, हाइफा के अंदर मिशर बेस है, फॉर द फर्स्ट टाइम इस बेस को निशाना बनाया गया। वी बॉम्ब्ड द मिशमार अल कार्मेल एयर एंड मिसाइल डिफेंस बेस साउथ ऑफ हाइफा विद क्वालिटेटिव मिसाइल। और ये जो बेस है ये 40 किलोमीटर है फ्रॉम द बॉर्डर एंड टारगेटेड एज द पार्ट ऑफ द खैबर सीरीज। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर्स हाइफा के हॉस्पिटल्स में लैंड होते हुए देखे गए। इंजर्ड पीपल अराइव्ड एट रंबम हॉस्पिटल इवैक्यूएटेड बाय हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द नॉर्थ नियर द बॉर्डर विद लेबनान। बॉर्डर विद लेबनान वहां से इवैक्यूएट किया गया है और यहां पर लाया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि शदीद लड़ाई जारी है जनूबी लेबनान के अंदर। अल जजीरा की एक हेडलाइन आप देखिए, हैवी फाइटिंग बिटवीन हिजबुल्लाह एंड इजराइल इन सदर्न लेबनान। अल जजीरा बता रहा है, जिसको हम कहेंगे कि गमसान की लड़ाई, भयानक लड़ाई, शदीद तर लड़ाई
तीसरी लेबनान वॉर इस वक्त जारी है, अल जजीरा की हेडलाइन से। इसके अलावा सोल्जर फ्रॉम 13th बटालियन ऑफ द गुलानी ब्रिगेड सीरियसली इंजर्ड इन बैटल्स इन सदर्न लेबनान। ताजा मजीद रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलानी ब्रिगेड के मजीद सोल्जर्स निशाना बने हैं। और एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि अल जजीरा ही की रिपोर्ट है। वहां पर किस तरह की लड़ाई जारी है लेबनान में और नतीजा क्या निकल रहा है, क्या इजराइल फातेह हो रहा है, कब्जा कर पा रहा है, रेजिस्टेंस किस तरह से लड़ रही है, रेजिस्टेंस का मिलिट्री माइंड वहां पर किस तरह से काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का गोल क्या है कि क्या अचीव करना है वहां पर। बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि आपको गहराई तक अंदाजा हो सके ऑन ग्राउंड असल सूरत हाल क्या है। जरा देखिए, इजराइल फार फ्रॉम रीचिंग ग्राउंड असॉल्ट ऑब्जेक्टिव्स इन सदर्न लेबनान। इजराइल बहुत दूर है अपने ग्राउंड ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने से। The army is not doing well in the town of ख़याम close to the border। कोई भी एरिया वो कब्जा नहीं कर सके हैं। इवन ख़याम जहां पर इजराइल इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है, सबसे ज्यादा लड़ाई ख़याम में जारी है, वहां पर वो अभी क्लोज भी नहीं पहुंचे कब्जा करने के। पिछले कई दिनों से ख़याम में एक बहुत बड़ी बैटल जारी है, बहुत बड़ी बैटल, जहां पर फ्रेश इजरायली फोर्सेस आ रही हैं और रेजिस्टेंस के साथ कॉन्टिन्यूसली 24 घंटे क्लैशेस चलते रहते हैं। वहां पर भी ये कब्जा नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। इसके अलावा नाज़रीन बता रहे हैं कि जो वेस्टर्न फ्लैंक है, यानी जो नकूरा यानी जो सी साइड वाला एरिया है, वहां पर 146th डिवीजन ऑपरेट कर रही है और वहां पर उसको नेवी का कवर भी मिलता है, फिजाइया का तो मिलता है, चूंकि वो सी साइड है तो इजरायली जो नेवी है वहां से वो भी उसको कवर देती है। लेकिन उसके बावजूद वेस्टर्न फ्लैंक के अंदर फिजाइया और नेवी दोनों की मदद के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड चमा, नकूरा, अलबेदा विच इट हैज नॉट येट अचीव्ड, इनमें से कोई भी इलाके के ऊपर वो कब्जा नहीं कर सके हैं। और उनका मकसद यह है, इट इज क्लीनिंग द रेजिस्टेंस फोर्सेस बिटवीन चमा, नकूरा एंड बेया, कि वो यहां से रेजिस्टेंस का खात्मा करना चाहते हैं, लेकिन एक में भी वो कामयाब नहीं हो सके, जमीनी फौज, फिजाइया और नेवी तीनों की मदद के बावजूद। आगे जरा आ जाइए। इसके अलावा जो ईस्टर्न फ्लैंक है, दूसरे गुलान हाइट्स वाली साइड वाला एरिया, बिन्ते जबील, मरजोम, लबूना, दैट आर स्टिल नॉट अंडर इजरायली मिलिट्री कंट्रोल। ये वाले एरिया जहां पर भरपूर लड़ाई लड़ी गई है, ये भी इजराइल के कंट्रोल के अंदर नहीं है। इजराइल करना ये चाह रहा है कि जो पहाड़ियां हैं, जो बिल्कुल ऊंचे मकामात हैं, वहां पर जाकर वो पोजीशन ले ले ताकि उसकी फोर्सेस महफूज हो सकें, वो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को अपने कंट्रोल में कर ले। फिर एक हद तक उसका कब्जा हो जाएगा, वो निगरानी जारी रखेगा, एक हद तक उसका कब्जा हो जाएगा अगर वो ऊंची चोटियों के ऊपर पोजीशन ले लेता है। लेकिन 60 दिन से ज्यादा का टाइम, अब 70 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, किसी एक चोटी के ऊपर भी इजराइल काबिज नहीं हो सका है, किसी एक चोटी के ऊपर। अल जजीरा की रिपोर्ट बता रही है। तो इसलिए हम ये जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना कि इबरतनाक शिकस्त, तो ये इबरतनाक शिकस्त ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। द जॉब ऑफ द रेजिस्टेंस इज टू हैरास द इन्वेजन फोर्सेस टू मेक श्योर दे कैन नॉट स्टे इन अ हाई ग्राउंड और स्टैटिक पोजीशन। रेजिस्टेंस का और कोई काम नहीं है। रेजिस्टेंस का काम सिर्फ इतना है कि ना वो किसी एक जगह पर स्टैटिक पोजीशन में आ सके, यानी वो कहें कि किसी जगह के ऊपर आकर वो डेरे डाल लें कि भाई ये इलाका तो हमने सिक्योर कर लिया, अब यहां पर हिजबुल्लाह नहीं है, और ना ही उनको ये मौका देना है कि वो किसी हाई ग्राउंड के ऊपर यानी चोटी के ऊपर जाकर पोजीशन ले ले। बस हिजबुल्लाह ने यही करना और कुछ भी नहीं करना। तो वो ये काम बड़े आसान तरीके के साथ कर रहे हैं और तारीख लिखी जा रही है। यहां पर इतनी बड़ी इजरायली फौज, नेवी और फिजाइया ना कोई एक पोजीशन ले सके हैं ऑन ग्राउंड और ना कोई चोटी एक भी वो कब्जा कर सकें। ये अल जजीरा की रिपोर्ट बता रही है, हम नहीं बता रहे। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई यहां पर लड़ी जा रही है और इस रिपोर्ट से आपको मजीद क्या अंदाजा होता है, इस रिपोर्ट से आप देख सकते हैं कि वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और ये एक फुल स्केल वॉर है और इसको एक पूरी हिकमत अमली के तहत लो प्रोफाइल रखा जा रहा है। ये थर्ड लेबनान वॉर है, लेकिन वो कह रहे हैं ये तो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है और बस थोड़ा बहुत इजरायली फौज जा रही है। वो इसको लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी नाकामियों को छुपाया जा सके। लेकिन आप देख रहे हैं वो सी से लेकर वो गुलान हाइट्स के ऊपर तक टैंक्स और फिजाइया और नेवी इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा फौज इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको मुकम्मल ग्रीन लाइट इस वक्त हासिल है। साथ उनको डिस्ट्रक्टिव वेपन्स दिए हुए हैं और लेबनान को इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर और डिफेंसलेस लेबनान, इनको डिस्ट्रक्टिव वेपन दिए हुए हैं कि जाओ जो मर्जी करो, जिस तरह इनको मर्जी इस्तेमाल करो, औरतों और बच्चों के ऊपर गिराओ, लेकिन तुम्हें ग्रीन लाइट है, तुम्हें डिप्लोमेटिक शील्ड है, तुम्हें सेल्फ डिफेंस का हक है कि जाओ और जमीन के ऊपर कब्जा कर लो। तो ये बेसिकली इस तरह की लड़ाई जारी है।
اور پھر ساتھ پورا میڈیا پروپیگنڈا کے ساتھ اس کو لو پروفائل بھی رکھا جا رہا ہے کہ یہ تو تھوڑی سی اسرائیلی فوج گئی ہوئی ہے اور چھوٹے موٹے ریڈز کر رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک فل سکیل وار یہاں پر جاری ہے اور یہاں پر حزب اللہ ایک پوری عالمی سامراجی طاقت کا سامنا کر رہی ہے جس کے پیچھے پورا نیٹو کھڑا ہے. پوری عالمی مشینری کام کر رہی ہے جس کو ڈپلومیٹک کور دینے کے لیے, اس کو گرین لائٹ دینے کے لیے. تو ایک عالمی سامراجی طاقت کا سامنا ریزسٹنس کر رہی ہے اور اپنے وطن کا دفاع بھی کر رہی ہے اور فلسطین کی آزادی کے لیے بھی سیم ٹائم کے اوپر لڑ رہی ہے. اور اس لیے اس لڑائی کی بہت اہمیت ہے. اس لڑائی کا اثر نہ صرف فلسطین کی آزادی کے اوپر ہوگا, پورے خطے کے اوپر ہوگا, اسلامی دنیا کے اوپر ہوگا, بلکہ گلوبل آرڈر کو بھی یہاں پر براہ راست اس لڑائی کا اثر پڑنے جا رہا ہے, کیونکہ اس میں جو ویسٹ کی تمام پاورز ہیں وہ اس میں انگیجڈ ہیں اور اسرائیل علامت ہے گلوبل آرڈر کی. تو اس کو جو یہاں پر ہار ہوگی اس کا اثر پورے گلوبل آرڈر کے اوپر جو ہے وہ پڑنے جا رہا ہے. آپ دیکھیے جو افغانستان کے اندر لڑائی لڑی گئی تھی, روس افغانستان میں لڑ رہا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا, پورا جو عالمی منظرنامہ ہے وہ بدل گیا. دنیا میں ایک سپر پاور ایمرج ہوئی اس جنگ کے بعد. تو لڑائی تو افغانستان کے اندر ہو رہی تھی. تو اس لیے جو یہاں صدرن لیبنن کے اندر لڑائی لڑی جا رہی ہے اس کے بہت بڑے اثرات ہیں گلوبل لیول کے اوپر. اس کے علاوہ جنرل کوریلا پہنچ چکے ہیں اسرائیل اور فرائیڈے نائٹ سے بتایا جا رہا ہے, ابھی یہ خبر آئی ہے کہ وہ فرائیڈے نائٹ سے وہاں پر موجود ہیں. اسرائیلی آرمی چیف اور باقی سب کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور اسیسمنٹ کی ہے ریگارڈنگ لیبنن. تو اس سے یہ بالکل ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ مکمل ان کو گائیڈنس بھی دے رہا ہے, مکمل ان کی گرین لائٹ اور مکمل ان کی گائیڈنس اور ان کے تمام ہتھیار اور ان کی تمام ڈپلومیٹک شیلڈ وہ اسرائیل کو جیت نہیں دلوا پا رہی ہے. اور بار بار ان کے کمانڈرز چکر لگا رہے ہیں کہ کیا پروگریس ہے, لیکن پروگریس کوئی بھی نہیں ہے. نہ وہ اسرائیل کو جیت دلوا سکیں اور نہ کبھی بھی دلوا سکیں گے. اور ظاہری بات ہے پھر اس کا امپیکٹ امریکہ کے اوپر بھی پڑے گا, کیونکہ امریکہ نے اپنے سارے انڈے اسی ٹوکری کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. اچھا, اب ناظرین ویسٹ بینک کے اندر سٹرینج بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے اور آپ نے ناظرین وہ لفظ تو سنا ہوگا, وہ جملہ تو سنا ہوگا کہ یہ اپنی موت آپ مر جائے گا. تو اسرائیلیوں کے لیے اس وقت اسرائیلی آکوپیشن کے لیے آپ یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی موت آپ مریں گے. جس ایکسٹریمزم اور ظلم کی حدوں کو یہ کراس کر چکے ہیں. اسرائیلی سیٹلرز اریسٹڈ ان ویسٹ بینک آفٹر اٹیکنگ سولجرز, اپنے فوجیوں کے اوپر حملہ کیا ہے. کالنگ دیم ٹریٹر, مختلف جو قافلے جا رہے تھے ان کو ٹریٹر کے نعرے لگائے. اٹیکنگ سولجرز ان ہیبرون, وہاں پر ہوا. آلسو تھریو سٹونز ایٹ ٹروپس نیئر نیبلس, پھر نیبلس میں ان کے اوپر فوجیوں کے اوپر اپنے فوجیوں کے اوپر حملہ کیا. تو یہ اس وقت ان کی حالت ہے. ریزسٹنس حملے کر رہی تھی, اب اسرائیلی سیٹلرز حملے کر رہے ہیں. تو یہ ذہنی توازن اپنا کھو بیٹھے ہیں. یہ ایکسٹریمزم میں اب جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں رہ پا رہے. یہ اتنے ایکسٹریم ہو چکے ہیں فلسطینیوں کو جنہوں نے کیا قبول کرنا, یہ اپنے آپ کو بھی قبول نہیں کر رہے ہیں. تو جب قدرت کی لاٹھی پڑتی ہے تو پھر عبرتناک انجام ایسے ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ان کا اس وقت ہو رہا ہے. آپ ایک اسرائیلی پریزنر کی جو مدر ہے اس کا بیان دیکھیے. نیتنیاہو نیڈز وار ٹو اسکیپ ہز ٹرائل اینڈ دا پریزنرز آر پیئنگ دا پرائس. وہاں اب ہر ایک کو اندازہ ہو رہا ہے کہ نیتنیاہو کوئی جتوا نہیں رہا ان کو, بلکہ اپنی سروائیول کے لیے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اپنے ٹرائل سے بچنا چاہتا ہے اور پریزنر جو ہے وہ اس کی قیمت چکا رہے ہیں. اچھا, اب ناظرین چلتے ہیں یوکرین رشیا وار کے اوپر, اور تیزی کے ساتھ دنیا عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے. اب فرانس کے حوالے سے خطرناک اور بھیانک خبر یہ ہے کہ لانگ رینج میزائل دینے کا فیصلہ فرانس نے کیا ہے. اور ویسے یہ لانگ رینج میزائل آلریڈی یوکرین کے پاس ہے, ان کو استعمال کرنے کی بیسیکلی اجازت دی ہے. اچھا, اب ناظرین یہ جو فرانس کے لانگ رینج میزائل ہیں یہ امریکہ اور برطانیہ سے زیادہ اہم اور خطرناک ہیں. اس کا نتیجہ زیادہ خطرناک نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی رینج زیادہ ہے. جو امریکہ کے ہیں ان کی 300 پلس رینج ہے, برطانیہ کے 200 پلس رینج ہے, اور جو فرانس کے ہیں ان کی رینج 500 پلس کلومیٹر ہے. روس نے کیا کیا ہوا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے انہوں نے اپنے جو ملٹری ایسٹس ہیں ان کو کافی وہ پیچھے لے گئے, یعنی وہ ماسکو والی سائڈ سے ہٹا کر, یوکرین والی سائڈ سے ہٹا کر دوسری طرف لے گئے. آپ کو پتا ہے مطلب رشیا کتنا بڑا ہے, 7 ٹائم زونز ان کے اندر آتے ہیں. تو رشیا میں لانگ رینج میزائل کے ساتھ ہٹ کرنا ایک بالکل ڈیفرنٹ بات ہے کہ وہ کوئی عام ملک کی طرح نہیں ہے. 7 ٹائم زونز ان کے اندر آتے ہیں, ہر ملک کے اندر ایک ٹائم زون ہوتا ہے, یہاں پر 7 ہے. تو وہ اپنا دوسری طرف اپنے جو ملٹری ایسٹس ہیں ان کو لے گئے ہیں تاکہ یہ ہٹ نہ ہو سکیں. لیکن یہ جو 500 پلس ہے یہ ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. وہ 300 کلومیٹر تک مطلب ان کا بچاؤ ہے, وہ اس سے پیچھے لے گئے ہیں. لیکن 500 کلومیٹر والے یہ میزائل یہ
कुछ एसेट्स को हिट कर सकेंगे और मॉस्को को तो इजीली ये हिट कर सकते हैं। तो मॉस्को पर हमले का मतलब नाज़रीन ये होगा कि इसका जवाब न्यूक्लियर से आ सकता है। इस वक्त बेसिकली दुनिया इस खौफ के अंदर मुब्तला है कि कोई भी मिसाइल ऐसा आएगा जो कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स के साथ होगा। अब वो मिसाइल तो इस्तेमाल की जा रही हैं जो न्यूक्लियर कैरी कर सकती हैं, तो किसी को क्या पता चलेगा कि ये जो मिसाइल आ रहा है ये न्यूक्लियर वॉर हेड्स के साथ आ रहा है। बस चंद मिनट ही लगेंगे, इसलिए दुनिया इस खतरे के दहाने के ऊपर आ चुकी है। और इस वक्त रूस की जो जंगी मशकें हैं वो भी इस वक्त जारी हैं और नेटो की इंटेंशंस हमें बताती हैं कि वो अल्टीमेटली सूरत हाल को वहां ले ही जाएंगी और यूक्रेन बहुत जल्द अगले 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर वो मॉस्को के ऊपर हमला कर सकता है। फ्रांस ऑथोराइज यूक्रेन टू स्ट्राइक रशिया विद फ्रेंच मिसाइल्स। BBC, no red lines in Ukraine support, French foreign minister. Ukraine could fire French long-range missiles into Russia in the logics of self-defense. तो वहां इसराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है, यहां यूक्रेन को सेल्फ डिफेंस का हक है। तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ पागलपन है। जर्मन के चांसलर का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट आया है। उन्होंने कहा है कि अब बहुत मुश्किल हो गया है, बड़ा क्रूशल हो गया है कि रशिया वर्सेस नेटो कॉन्फ्लिक्ट से सूरत हाल को रिवर्स किया जा सके। ये मेरा तजिया प्रेडिक्शन नहीं है, जर्मन चांसलर का बयान है कि सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि बहुत मुश्किल हो गया है कि रशिया वर्सेस नेटो कॉन्फ्लिक्ट से दुनिया को बचाया जा सके। इस वक्त जर्मनी अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं दे रहा है, लेकिन जर्मनी जंग की भी तैयारी कर रहा है क्योंकि जर्मनी नेटो का भी मेंबर है, लेकिन वो हिचकिचा रहा है लॉन्ग रेंज मिसाइल देने से। जर्मनी ने 2 जंगें लड़ी हैं, वो तीसरी क्या लड़ने जा रहा है, डेफिनेटली लड़ने तो जा रहा है लेकिन हिचकिचा रहा है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि प्यूटन वांट्स डिस्ट्रक्शन नॉट पीस। ये रॉन्ग हेडेड अप्रोच है। प्यूटन सीज फायर की डिमांड कर रहे हैं, सीज फायर प्रपोजल दे रहे हैं, लेकिन बर्तानिया कह रहे हैं कि नहीं प्यूटन तो अमन चाहता ही नहीं है। यहां नेतन्याहू के हवाले से कहते हैं नेतन्याहू तो सीज फायर के लिए तैयार है, हमास सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। उधर प्यूटन के बारे में कहते हैं ये तो अमन चाहते हैं, जो अमन की बात कर रहा है उसके बारे में कहते हैं ये अमन नहीं चाहता, जो अमन नहीं चाहता उसके बारे में कहते हैं ये अमन चाहता है। तो ये रॉन्ग हेडेड अप्रोच है जो दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। रशिया इस वक्त क्या कर रहा है? फ्रांस के इस फैसले के बाद तो अभी तक रूस का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन इस फैसले से कुछ देर कबल ही रूस से जो बयान सामने आया था उसमें धमकी दी गई है कि वो उन मुल्कों को डायरेक्टली निशाना बनाएंगे जिन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए हैं, यानी कि बरतानिया और अमेरिका के ऊपर उन्होंने डायरेक्टली अटैक करने की इस वक्त धमकी दी है और ये कहा है कि ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं ये नेटो के ऑपरेटिव्स के बगैर हो ही नहीं सकते, यानी नेटो के बंदे डायरेक्टली बैठे हुए हैं और वो इनको ऑपरेट कर रहे हैं। रशिया कन्विंस्ड ATACMS अटैक ऑर्गेनाइज्ड बाय नेटो। फ्रांस एंड ब्रिटेन डिसाइडेड टू हेल्प यूक्रेन विद हाई प्रेसिजन मिसाइल्स एंड विल पे द प्राइस। द कंट्रीज डिसाइडेड टू हेल्प यूक्रेन विद हाई प्रेसिजन मिसाइल्स एंड विल पे द प्राइस। ये रशिया से स्टेटमेंट सामने आ रही है। तो ये नाज़रीन बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि इधर वेस्ट का मकसद, नेटो का मकसद यूक्रेन को जितवाना नहीं है, बल्कि रूस को आलमी जंग के अंदर ड्रैग करना है। और आप यूक्रेन के काम देखिए, ये उसका पागलपन देखिए और उसकी बेवकूफ़ी देखिए कि वो एक न्यूक्लियर जंग का बैटलफील्ड बनने जा रहा है। ऑलरेडी कितना यूक्रेन तबाह हो चुका है और अब वो एक न्यूक्लियर जंग का बैटलफील्ड बनने जा रहा है इतनी बड़ी ताकतों के दरमियान। इतना खूबसूरत तरीन मुल्क यूक्रेन, उसको इस मस्खरे, ये जो ज़ेलेंस्की है मस्खरा, ये कॉमेडियन था बेसिकली, इसने उसका हशर क्या करवा दिया। दुनिया की जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है वो यूक्रेन की है। दुनिया की सबसे अच्छी गंदम प्रोड्यूस यूक्रेन में होती है जो सारी दुनिया को इंपोर्ट होती है। उस पर अब अमेरिकी डीप स्टेट की ऑलरेडी नजर है। वो अमेरिकी उस कर्जे की उसमें आ चुकी है। जो अमेरिका ने एड दी है वो बेसिकली कर्जा है और उस कर्जे के तहत वो जमीन उन्होंने हथिया ली है जो दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड है। तो यूक्रेन अपना सब कुछ ऑलरेडी हार चुका है, लेकिन उसको अभी भी समझ नहीं आ रही और वो ये मस्खरा जो है ये आलमी जंग की तरफ और खुद बैटलफील्ड बनने जा रहा है, यूक्रेन को आलमी जंग की तरफ और न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेल रहा है। मतलब कोई पागलपन की, बेवकूफ़ी की इंतहा होती है। क्या यूक्रेन समझता है कि वो रशिया से जीत जाएगा? क्या वो ये समझता है कि ये चंद लॉन्ग रेंज मिसाइल रूस को सरेंडर करने के ऊपर मजबूर कर देंगे? तो ये बिल्कुल देखें कि वो जो डीप स्टेट है वो दुनिया को आलमी जंग की तरफ लेकर जा रही है। इस वक्त कर्स्क का जो रीजन है जहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस दाखिल हुई थी, वहां पर भरपूर लड़ाई जारी है और बड़ी तेजी के साथ रशिया उस इलाके को साफ कर रहा है, यूक्रेनियंस को वहां से निकाल रहा है। ट्रंप और नेटो के चीफ की और बाकी हाई ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई है, एक खुफिया मुलाकात हुई है और ट्रंप तो कह रहा है कि मैं जंग रुकवाऊंगा और
لیکن کیسے رکوائے گا جب یورپ کی یہ انٹینشن، اور جب ٹرمپ نے آنا ہے تو پتہ نہیں کب آنا ہے، ابھی تو ٹائم پڑا ہے، اور جس طرح سے بائیڈن اقدامات اٹھا رہا ہے، فرانس، برطانیہ، یورپ اقدامات اٹھا رہا ہے، تو ٹرمپ کے آنے سے بھی پہلے بہت کچھ ہو چکا ہوگا، اور ٹرمپ پھر آ کر کیا کر لے گا جب اتنی خرابی آ چکی ہوگی، اور جب یورپ ہی نہیں چاہتا جنگ کو روکنا تو ٹرمپ کیسے رکوا لے گا؟ تو یہ تو معاملات بہت خطرناک ہے، اور اس لیے ایک ایک دن میں آپ دیکھیں گے کہ نئی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور اگلے 8 سے 10 دنوں کے اندر نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اس وقت نیوکلیر جنگی مشقیں روس کی جاری ہیں، اگر ماسکو ہٹ ہوتا ہے تو یہ ایک سگنیفیکنٹ ایسکیلیشن ہوگی، اس کے بعد آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پیوٹن آخری وقت تک یہ کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے اس بڑی جنگ کو اوائڈ کرنے کی، لیکن اگر ماسکو ہٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پیوٹن کب تک اس کو اوائڈ کر سکیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ تازہ ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔